हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर अभी 12th क्लास का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता में हमारा आज का टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये बहुत ही इजी है, और यदि आप ना समझो तो ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे जो टॉपिक होते हैं तो बहुत से टीचर पढ़ाते नहीं, उनको छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कौन पढ़े झंझट में। ठीक है ना, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि 12th के बाद ऐसे ही टॉपिक बहुत काम आते हैं जब आप कोई भी डिग्रियां करते हो तो। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन को पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। इधर देखो अब तुम लोग ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक कठिन है, फिर नहीं तो बाद में समझ में नहीं आए। तो पहले चित्र देखो, हमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है। ठीक है, तो चलिए ये ले लिया हमने, क्या, वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर, ये ले लिया हमने वैद्युत द्विध्रुव। इसका नाम दे रहे हम ए, ठीक है, इसका नाम क्या दे रहे, बी। इस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, इस पे कौन सा आवेश स्थित है, प्लस क्यू, और इस पे कौन सा आवेश स्थित है, माइनस क्यू। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं, ये इसका एक ले रहे हैं मध्य बिंदु। ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु ओ। ठीक, अब इसके मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए एक हम बिंदु ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, पी। इस बिंदु का नाम क्या है भैया, पी है। हम एक पी बिंदु ले रहे हैं, ओ बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए, यानी ये क्या है आपका, थीटा है। समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया, पहले ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका एक हमने मध्य बिंदु ओ लिया, और ओ से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु पी लिया, और कितनी दूरी पे लिया, वो भी आर दूरी पर। कितनी दूरी पर लिया हमने, आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया। और इसी बिंदु पी पर, ठीक है ना, इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी। ठीक है, तो इतनी चीजें सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब सुनिएगा, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस बिंदु P को कैसे मिला रहे, बिंदु A से मिला रहे हैं। ठीक है, P को हमने कैसे मिला दिया, बिंदु A से मिला दिया, और इस दूरी को हमने नाम क्या दे दिया, इस दूरी को मान लिया हमने R1। क्या मान लिया, इस दूरी को R1 मान लिया। इतनी तो बात क्लियर है कि नहीं? अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बिंदु P को, ठीक है ना, इस बिंदु P को है हम कैसे मिला रहे हैं, बिंदु, अरे वो गलत में लगाओ, एक मिनट रुको ना, इसको मिलाना हमें B से। एक तो क्या है कि लाइन ये तिरछी हो जाती है। देखो, इस बिंदु ऐसा, जना किसको छोटा करने दे रहे हैं, जो द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, इसको हमने क्या किया, बी को बिंदु बी से मिला दिया। खोल दीजिए, ठीक है, तो इसको हमने इससे मिला दिया, इसको नाम क्या दे दिया हमने, R2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बिंदु P को बिंदु P को आपको B से मिला देना है। ठीक है, और मिलाने के बाद इस दूरी को हम क्या नाम दे देंगे, R2।
ठीक है। और जो बीच वाली रेखा है वो कितनी थी, आर, कितनी थी, आर थी ये बीच वाली, ओ से लेके पी तक की दूरी। अब एक बार दूरियां समझ लो, ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर, ए से लेके पी तक की दूरी कितनी है, R1, और बी से लेके पी तक की दूरी कितनी है, R2। यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस रेखा पर, ठीक है ना, इस रेखा पर बिंदु ए से, ठीक है ना, जो द्विध्रुव ए है, इस बिंदु ए से एक लंब डालना है। क्या डालना है, लंब। और किस पर डालना है, ओपी पे। तो चलिए हम ओपी पे लंब डालते हैं। तो ये हमने ओपी पे क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। तो आपको पता है कि लंब डाला तो कोण कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। और इसको नाम दे दीजिए आप क्या, सी बिंदु। क्या दे दें इसको, सी बिंदु नाम दे दें। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ये बिंदु ओ है ना, तो ओ वाली लाइन को कहां, पीछे तक बढ़ाना है। ओ वाली लाइन को कहां तक बढ़ाना है, पीछे तक। देखो तिरछी तो नहीं लग रही, नहीं है ना। इस ओ वाली लाइन को आपको पीछे तक बढ़ा देना है। और क्या करना है, बिंदु डी से आपको लंब डाल देना है। क्या डाल देना है, बिंदु डी से एक लंब डाल देना है, ऐसा, ठीक है। और लंब डालेंगे तो ये कोण भी कितने का बनेगा आपका, 90 का। ये कोण कितने का बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। क्लियर है, इतनी समझ में आई। और इसको हम नाम क्या दे देंगे, डी। इसको नाम दे देंगे यहाँ पे डी, ठीक है। ये कोण थोड़ा ऐसा, ये 90 का बन गया। इतना चित्र में समझ में आया। अब द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या ले रहे हैं हम, 2l। द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या ले रहे हैं हम, 2l ले रहे हैं। देखो इधर, द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या ले रहे हैं हम भैया, 2l, ठीक है। अब द्विध्रुव के बीच की जब दूरी 2l है और मध्य बिंदु O है, तो O से A और O से B तक की दूरी कितनी कहलाएगी, LL, ठीक है ना। यानी ये भी क्या हो जाएगी आपकी L, और ये भी क्या हो जाएगी आपकी L। ये दोनों दूरियां O से लेके A तक L और O से लेके B तक भी L, और L प्लस L क्या हो गया, 2L। इतना चित्र समझ में आया कि नहीं। अब कुछ और चीजें देखो, देखो इतनी क्या मानी हमने, जो दूरी R1 मानी, ये क्या मानी पूरी R1। और O से लेके P तक कितनी मानी दूरी हमने, R मानी क्या नहीं। अब O से लेके P तक R है, और A से लेके B तक कितनी है, P तक कितनी है, R1, ठीक है। और देखिएगा जो रेखा है, इस रेखा को हम किसके बराबर मान रहे, CP के बराबर मान रहे। किसके बराबर मान रहे, CP के बराबर। क्योंकि हमने यहां से इस पर लंब डाला ना, इस रेखा पर लंब डाला तो इसने दो भागों में बांट दिया, तो इतनी रेखा अलग निकल गई और इतनी रेखा अलग। क्योंकि देखो अब तुम्हें देखने में लग रहा हुई है कि जा रेखा छोटी है और O से लेकर P तक की जी रेखा क्या है, बड़ी है। देखो आप, लग रहा कि नहीं, समझ में नहीं आ रही, लग रही है कोण बना रही, तिरछे में गई ना कोण बनाते हुए, जब थोड़ी सीधी गई तो O से लेकर P तक की रेखा बड़ी है, किसे, A से लेकर P तक की रेखा से, है ना बड़ी। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ से एक लंब डाल दिया तो बिंदु C मिला, तो इतनी रेखा अलग निकल गई। तो अब C से लेकर P तक की जो लंबाई है वो A से लेकर P तक की लंबाई के बराबर होगी कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि AP बराबर की रेखा R1, तो CP बराबर भी क्या मानी जाएगी फिर, R1। और टोटल पूरी OP बराबर कितनी है, R, ठीक है। अब OP बराबर है R और CP बराबर है R1, तो बताइए कि OC बराबर कितने हो जाए, हाँ OC बराबर कितनी हो जाएगी, R माइनस R1, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार फिर से देखो, नहीं आई समझ में, नहीं आई बेटा, नहीं आई हो तो एक बार फिर से देखो, ठीक है। वीडियो तो देखिए, इसको एक बार अपन पुनः समझते हैं कि देखो जैसे बिंदु O है आपके पास, दिख रहा है ना बिंदु O से लेकर P तक की दूरी टोटल कितनी मानी हमने, R। A से लेकर P तक की दूरी कितनी मानी, R1। आपको देखने में चित्र में समझ में आ रहा होगा कि OP हमें AP से बड़ी दिख रही ना, क्योंकि देखो ये रेखा है ऐसी और ये रेखा है थोड़ी ऐसी, है कि नहीं। अब बताओ इनमें कौन बड़ी है, ये वाली बड़ी है कि नहीं।
तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि ओपी आपको एपी से बड़ी दिख रही होगी, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया यहां से देखो, एक मिनट, हाँ, तो हमने यहां से ए से क्या कर दिया, ओपी पे लंब डाल दिया, तो कौन सा बिंदु मिल गया, सी। तो अब देखो, अब सी बिंदु ने क्या किया कि इतनी रेखा अलग निकाल ली और इतनी रेखा अलग निकाल ली। तो अब हम कह सकते हैं कि जो सीपी है वो किसके बराबर है, एपी के बराबर है। अब थोड़ा फर्क, अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़े तो उतना नहीं माना जाता, लेकिन हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, दूसरी बात देखो, एक चीज और है कि देखो ये दो त्रिभुज भी बन रहे, ये दो त्रिभुज बन रहे। आप ऐसा कह लो कि ये त्रिभुज हैं, ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज कैसे हैं, दोनों समरूप हैं। तो चाहे आप त्रिभुज की समरूपता से मान लो, त्रिभुज की समरूपता से भी आप कह सकते हो कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है। समझ में आ रही, क्यों, देखो जैसे ये एक ही कोण था अपना पूरा, अब दो त्रिभुज बने तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इक्वल इक्वल है। देखो 90 को बन रहा हो, 90 को बन रहा हो, 90 90 ये बराबर है, दो कोण बराबर हो गए। अब जब दो कोण बराबर हो गए तो भुजाएं तो अपने आप बराबर हो जाए, भुजाएं कैसी हो जाए, बराबर या समानुपाती हो जाए। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये भुजा जो है वो सीपी के बराबर होगी। अब बताइए हमें किसका मान चाहिए, ओसी का मान चाहिए। तो ओ से लेकर पी तक टोटल कितनी है, आर, और सी से लेकर पी तक कितनी हो गई, R1, क्योंकि इसके बराबर है ना। तो सी से पी तक कितनी हो गई, R1। तो बताइए ओ से लेकर सी तक कितनी बन जाएगी, तो बड़ी टोटल में से, मतलब ओपी में से क्या करना पड़ेगा, सीपी को घटाना पड़ेगा। तो टोटल आर है, तो आर में से और सीपी कितनी बन गई अब R1, तो आर में से R1 को घटाना पड़ेगा कि नहीं। तो ओसी का मान क्या निकलेगा, R माइनस R1। अब चीज समझ में आई क्या अंजलि, सबकी समझ में आई, क्लियर, क्यों आशीष। तो ये दूरी क्या बन जाएगी हमारी, R माइनस R1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि R और माइनस क्या बन जाएगा, R1, ठीक है, R माइनस R1 हो गया, सही दिख रहा है, R1 है, R माइनस R1 सही दिख रहा। अब देखो, अब आ जाओ ई साइड, ठीक है, अब उस साइड आ जाओ। उस साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे जब पूरी दूरी क्या मानी हमने, R2 मानी, पूरी दूरी क्या मानी हमने, R2, ठीक है। जब भैया जा R2 है तो जा भी तो R2 हुज्जे होगी कि नहीं, डीपी। जब देखो बी से लेकर पी तक R2 है, ठीक है, तो डी से लेकर पी तक भी तो R2 हुज्जे, क्योंकि आप देख लो भुजा बिल्कुल सेम लग रही। देखो तो इस वाली को चेक करो, ये भुजा बिल्कुल सेम लग रही, एक जैसे, जैसे एक ही लंबाई की हुज्जा लग रही कि नहीं। तो जब जी R2 है तो ये भी R2 होगी, और जबकि O से लेकर P तक कितनी है दूरी, R, O से P तक कितनी है, R है कि नहीं। अब O से लेकर P तक जब R है तो बताइए O से लेकर D तक कितनी होगी, क्यों, जैसे भैया जा R2 है, सो टोटल जा भी R2 है, तो पूरी हो गई R2, और O से लेकर P तक हुई केवल R। तो अब इतनी जाने तो R2 में से R घटाना पड़ेगा कि नहीं। R2 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, R करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर भाई। तो ये बन जाएगी आपकी R2 माइनस R, कौन सी, ये वाली दूरी, R2 माइनस क्या हो जाएगी, R बन नहीं R, ठीक है। अब बताइए क्या ये दूरियां आपको क्लियर हुई, पूरा खेल चित्र ही पे है, अब कहीं कुछ नहीं है, बाकी तो फिर आप जल्दी कर लो, पूरा खेल है चित्र पे। यदि आपको चित्र समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, तो थ्योरी और व्यंजक में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आ गया सबको चित्र समझ में, डायग्राम।
दूरियां समझ में आ गई कैसे निकालने? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए देखिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अच्छा, भाषा थ्योरी वगैरह तो आप लिख ही लोगे चित्र को देख के, ज्यादा ही लिखना है। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना, वो विद्युत प्रवाह की गणना करनी है, या विद्युत प्रवाह का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ना तो ये अक्षीय में है और ना ये निरक्षीय में है। इनने तो सीधा कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत प्रवाह की गणना कीजिए। तो अक्ष निरक्ष कुछ नहीं है इसमें, इसलिए इतना हमें नाटक करना पड़ा। अब देखिएगा, तो हम क्या करेंगे? तब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, ठीक, तब वो बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो क्या मानेंगे हम इसको? V1। तो V1 बराबर आप जानते हो कितना होता है? 1/4πε0 इंटू प्लस है सो Q अपॉन, अच्छा अब इसमें दूरी होती है, दूरी का वर्ग नहीं होता है दूरी, तो दूरी क्या है? ए से लेके पी की क्या है? AP, दूरी AP है। तो चाहे आप AP रख दो और चाहे AP को डायरेक्ट मान R1 रख दो, जो आपको रखना हो। R1 रखने लाओगे तो AP का मान क्या रख दो? R1। 21 नंबर कितना हो गया जी? फर्स्ट। इसी प्रकार क्या करना है आपको? बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो क्या होगा? V2 बराबर क्या आएगा आपका? 1/4πε0, ठीक है, और माइनस क्यू अपॉन, माइनस लगेगा, बोला हमने कि विभव क्या है? एक आदर्श राशि है, परिमाण को दिखाया जाता है, ठीक है। तो माइनस क्यू और बटे दूरी क्या है उसकी? B से P तक की I2 है, तो यहाँ दूरी क्या रखना है आपको? I2। 21 नंबर कितना हो गया? सेकंड। बताइए इतने में कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? तो आपको लिखना है चूंकि विभव एक आदर्श राशि है, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की कुल विद्युत विभव, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, तो क्या बन जाएगा? कुल विद्युत विभव को क्या बोल रहे हैं? V बोल रहे हैं। तो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2, इतना ही होगा। समीकरण 1 और 2 से दोनों के मान रख दो, रख दें। तो V बराबर कितना होगा? V1 का मान है 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? R1, और फिर प्लस, फिर कितना आएगा? 1/4πε0 और इंटू माइनस क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? R2। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। अब आपको क्या करना है? कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन है भैया? Q कॉमन है और 4πε0 बटे में कॉमन है ना? तो आप क्या करो यहाँ पे? V बराबर Q ऊपर ले लो कॉमन, और बटे क्या ले लो? 4πε0, इतना ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा इधर से? 1/R1, ये माइनस है, माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 1/, क्या हो जाएगा? R2, और पुस्तक बंद। बताइए इतने में कोई दिक्कत आई है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। अब क्या करो? इसका क्या कर लो? LCM, इसका क्या ले लो? LCM ले लो, भिन्न कर लो, है ना? देखते जाओ, फेयर में देखते जाओ। इसका LCM ले लो साथ में, वो कर दो, नहीं तो फिर आप क्यों बदल दो सर फेयर में दूसरों में, इसे हम क्या देखत जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा अपना? V बराबर Q अपॉन 4πε0 इंटू, ठीक है, फिर ब्रैकेट चालू। अब गुणा होगा तो देखो I2 का एक करो I2 और माइनस R1 एकम R1, तो जो होगा आपका R2 और माइनस क्या आएगा? R1, और बटे क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2, इतना ही होगा बस। अब इससे आगे इसमें कुछ हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसको समीकरण नंबर कितना दे दो? 3। समीकरण नंबर कितना दे दो बेटा इसको? 3। अब हमें क्या करना है? R1 और R2 के मान चाहिए। किसके मान चाहिए हमें? R1 और R2 के। तो हम बढ़िया R1 और R2 के आराम से मान निकाल लेंगे,
और मान निकालने के बाद समीकरण 3 में रख देंगे, बस आंसर खटाखट आंसर आ जाएगा। तो हमें पहले R1 का मान चाहिए, तो R1 आपको कहाँ दिख रहा है, देखो ये लिखा है हमारे पास R माइनस R1, जी लिखा R माइनस R1 लिखा कि नहीं। तो R माइनस R1 किस भुजा किसकी माप है, O से लेके C तक, O से लेके C तक की माप है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ACO, ACO कैसा AOC, हाँ कछु कर दो, AOC कर दो, जो भी आपका समकोण लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। तो समकोण का साइन बनाना है, समकोण त्रिभुज AOC में, समकोण त्रिभुज AOC में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब है कि नहीं, ये क्या है आधार और ये क्या है लंब। लंब इहो हम लंब क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमने यहीं से लंब डाला था, जिसको हमने लंब डाला उसी को लंब मानेंगे कि नहीं। तो ये क्या होगी आपकी आधार, नहीं सॉरी कैण, कैण ये होगी आधार और ये क्या होगी आपकी कैण, ठीक है ना, ये बड़ी भुजा है ना, तो ये कैण होगी, ये क्या होगी आधार और ये क्या होगी लंब। तो अब देखना हमारे पास इसमें कैण दिया गया है, कैण का मान कितना है L है कि नहीं, और आधार का मान कितना है R माइनस R1, लंब का तो कुछ मान ही नहीं दिया गया है, तो लंब का नहीं दिया गया है, तो आधार और कैण में संबंध क्या होता है, आधार और कैण में संबंध क्या होता है, कॉस का होता कि नहीं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कैण, नहीं आई समझ में। एक तो तुम लोगों को ना तो त्रिकोणमिति सारणी याद है, ना तुम लोगों को त्रिकोणमिति के सूत्र आते, कैसे तुम लोग 10 कर ले कैसे 11 कर ले, कुछ समझ में नहीं आता। आधार और कैण में है बेटा, आधार और कैण में संबंध होता है, तुम लोग पता है होशियार तो याद नहीं रखा था, मेरा बच्चा है याद रखेंगे जिन्हें फटाक से टाइम पे आ जाए, ठीक है। आधार और कैण में संबंध होता है आपका cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कैण। तो देखिए सूत्र लगाओ, इसमें किसका लगा दो cos थीटा का, cos थीटा बराबर, अब cos थीटा बराबर आधार बटे कैण, तो आधार क्या है बोलो, O से लेके C तक, और कैण क्या है OA, तो जी आ जाएगा आपका OC बटे हो जाएगा OA, क्लियर। तो ये बनेगा आपका cos थीटा इक्वल टू OC का मान कितना है R माइनस R1 और बटे कितना है L, L का इधर गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा L cos थीटा बराबर R माइनस R1, R1 को मान जाने, R1 माइनस का है उस साइड ले जाओ, क्या का होगा प्लस का, तो R1 बराबर L cos थीटा का है प्लस का है, इसको इस साइड ले आओ, तो क्या का होगा माइनस का, तो R माइनस कितना बन जाएगा L cos थीटा। बताइए क्या इतना मान समझ में आया, आ गया, ये किसका मान है R1 का, ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि फिर ढूंढते फिरते कहाँ गया, है ना। आप देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से I2 का चाहिए, तो I2 कितने है, देखो ये वाला है, कहाँ है ये है I2 माइनस R, तो इसमें कौन सी भुजा का मान है, ये O से लेके D तक का, तो समकोण त्रिभुज लेंगे हम BOD में, समकोण त्रिभुज BOD में, तथा समकोण त्रिभुज BOD में, इसमें भी अब देखना इसमें क्या है, हमने लंब कहां से डाला, यहां से यहां तक, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आधार और ये क्या कहलाएगा कैण, तो इसका आधार cos थीटा, तो आधार बटे कैण क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र क्या होगा OD और बटे क्या हो जाएगा OB, OD बटे OB, तो यहां आएगा cos थीटा बराबर OD और बटे कितना आएगा बेटा OB, ठीक है, आधार बटे कैण के हिसाब से, है ना। तो क्या करेंगे हम, cos थीटा बराबर OD का मान कितना है बताओ R माइनस R2 है का नहीं, R2 माइनस R, R2 माइनस R और बटे OB का मान कितना है L,
इधर एल है, एल का गुणा करो एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा बराबर क्या आएगा बेटा I2 माइनस आर, ठीक है, सॉरी आर 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 I2 माइनस आर। अब हम मान किसका चाहिए R2 का, तो पक्षांतर किसको करना पड़ेगा R को, तो R पक्षांतर होगा तो काय का बन जाएगा प्लस का, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बस तो यहाँ से आपको लिखना है सीधा कि R2 बराबर R प्लस L, R प्लस L क्या बनेगा cos थीटा। क्लियर जी, आ गया आपका R2, इतने में कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब क्या करो आप कि R1 और R2 के मान उठा के कहां रख दो समीकरण 3 में, बस तो फिर आंसर आ जाएगा। इतने बड़े बोर्ड पे भी डेरिवेशन नहीं बन रहा, क्या करें, ठीक है। समीकरण 3 से समीकरण 3 में मान रखिए, तो पहले क्या होगा v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्टक चालू, ठीक है। फिर क्या है पहले R2, अब R2 का मान कितना निकला देखो R प्लस एल कॉस थीटा है ना, तो क्या है R प्लस एल कॉस थीटा रख गया, फिर क्या लगा है माइनस लगा दो, फिर छोटा कोष्टक चालू, ठीक है। फिर क्या है R1 है, तो R1 का मान क्या है आपके पास R माइनस एल कॉस थीटा है ना, R माइनस एल कॉस थीटा और कोष्टक बंद छोटा वाला, फिर पूरे के बटे, फिर देखिए क्या है R1 इंटू R2, तो R1 का मान अभी लिखा ना हमने, क्या लिखा R माइनस एल कॉस थीटा है ना, तो जो हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा, हो गया कि नहीं, एक ब्रैकेट में। और R2 का मान क्या है R प्लस एल कॉस थीटा, तो R प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है, इसका हाल ये हो गया, ठीक है। अब क्लियर है यहां तक। अब देखो आपको क्या करना है कि v बराबर, इसको सॉल्व करेंगे हैं, तो q अपॉन कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, बड़ा ब्रैकेट चालू। अब देखो कितना है R प्लस एल कॉस थीटा, तो लिख दो R प्लस एल कॉस थीटा, हो गया। अब माइनस के अंदर गुणा करो, तो माइनस R और माइनस गुणे माइनस क्या बनेगा प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना, ठीक है। और पूरे के क्या कर दो बटे, बटे में देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्व समीकरण लगाएंगे, तो जी आएगा आपका r स्क्वायर और माइनस आएगा एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। ऊपर देखो r से r का हो रहा हो, माइनस प्लस को कट रहा कि नहीं। अब देखिएगा एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा कितना हो गया 2l कॉस थीटा, कितना हो गया बेटा 2l कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे v बराबर, तो इसको लिखना है तो हम ऐसा लिख रहे हैं कि अभी q को नहीं लिख रहे, किसको नहीं लिख रहे q को, तो यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया। अब बचा कौन q, हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे लिख रहे हैं q को, q इंटू और जे जुड़ के कितने हो रहा है 2l cos थीटा, 2l cos थीटा, इतने हुए ना जुड़ के, बटे बटे क्या आएगा बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही आएगा। अब सुनिएगा, तो v बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, इंटू, अच्छा q इंटू 2l क्या होता है वैद्युत द्विध्रुवाग, पढ़ा है ना, इसको p से विभाजित करते हैं, तो इसके स्थान पे आएगा p cos थीटा और बटे और कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
कॉज स्क्वायर थीटा। ओके, अब बताइए अभी कितने समीकरण हो गए थे अपने पास? 3। तो इसको समीकरण नंबर कितना दे दो अभी? 4। अब क्या करो, आप लगाओ इसमें एक कंडीशन। क्या लगाओ? एक कंडीशन, विशेष स्थिति। इसमें कंडीशन लगाएंगे और लिखेंगे यदि क्या है, L इज लेस देन कैसे? R से, यानी L का मान R से अत्यंत छोटा हो, बहुत छोटा हो। और बाकी देखने में लग ही रहा है, L की लंबाई देख लो, R की देख लो, ठीक है ना? तो बहुत छोटा हो तो क्या करेंगे, L की हम उपेक्षा कर देंगे। L की क्या कर देंगे? उपेक्षा, यानी L को हम हटा देंगे। हटा दें तो L हटेगा तो L के साथ कॉस स्क्वायर थीटा भी चला जाएगा, क्योंकि L का मान 0 होगा ना, तो इसका मान 0 होगा, तो 0 का गुणा होकर जो सब लोग का बन जाए 0, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो समीकरण 4 से होगा क्या? समीकरण 4 से v बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जी आएगा आपका p cos थीटा। कितना आएगा? p cos थीटा, और बटे कितना बचेगा? केवल r घाते 3 स्क्वायर, सॉरी, क्या बचेगा आपका? r स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है? यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का अभीष्ट व्यंजक है। अब लगेगी इसमें कंडीशन, मतलब अक्ष पर और निरक्ष पर। हम देखेंगे कि अक्ष में क्या होता है, निरक्ष में क्या होता है। आंसर तो आपका आ गया, क्लियर है? तो इतना जी आपका हो चुका है। आपको कहीं कोई डाउट्स हो यदि, तो आप हमसे पूछ सकते हो, पूछ लो जल्दी, इसको कोई डाउट हो कहीं पे, फिर हम बता के आगे करें। जल्दी जल्दी देखो, यदि कोई डाउट हो तो पूछो। लिखना है, फिर क्या करना है? हाँ, तो अपना ये विद्युत विभव की गणना किसी बिंदु पर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि अक्ष पर और निरक्ष पर कितना आता है इसका डेरिवेशन। तो देखिए, दो फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। पहली है आपकी अक्ष पर, तो अक्ष पर बेटा थीटा का मान कितना होता है पता है आपको? अक्ष पर थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री। तो समीकरण ए में आप मान रख दीजिए, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p cos कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना? अपॉन कितना बन जाएगा? r स्क्वायर। तो देखिएगा b इक्वल टू होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब देखिए cos 0 का मान कितना होता है? 1, और 1 का गुणा p में होगा तो क्या आएगा? p आएगा, तो जो हो जाएगा आपका p अपॉन कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या है? अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना है। हमने कल अक्षीय स्थिति का आपको डेरिवेशन कराया था ना? इतनी आया था उसमें सूत्र। ठीक है, अब दूसरा देख सकते हैं आप निरक्ष पर। यदि आप निरक्ष पर निकालेंगे विद्युत विभव तो कैसे निकलेगा? निरक्ष पर, तो आपको पता है निरक्ष का मतलब क्या होता है कि वो बिंदु कहाँ होता है? 90 डिग्री के एंगल पर, यानी लंबन। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो समीकरण में मान रखिए, तो v इक्वल टू कितना बनेगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा? p cos 90 डिग्री, तो अपॉन कितना आएगा बेटा? r स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आएगा? 1/, नहीं एक मिनट, इसको डायरेक्ट करने रहे। देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, 0 का p में गुणा होगा तो 0, 0 में r स्क्वायर का भाग जाएगा तो 0, और 0 का गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में होगा तो 0। तो v बराबर सीधा कितना आएगा? डायरेक्ट 0, खत्म कहानी। तो कल निरक्ष पर हमने किया था, कल भी 0 आया था ना? तो इस प्रकार से बेटा आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें, और कहीं पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अन्य बच्चों से करवाएं, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो आप लोगों का बनता है। आप लोग बढ़िया घर पे रहें, पढ़ें और मन से पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, खूब लगन से मेहनत करें, ताकि आगे 2024 में आने वाले एग्जाम में आप फर्स्ट डिवीजन पास हो। ये हमारा वादा है, हमारी गारंटी है कि यदि आप मेहनत से इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करोगे तो आपको सफलता जरूर हासिल होगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।